इसे प्लैंक थियरी कहते हैं, है ना जी? चलिए, और प्लैंक ने जो सिद्धांत दिया था, आप 11 में भी पढ़े हो, तो यानी प्रीवियस क्लास कहा जाए, तो वहां पर आपने एक पार्टिकल का नाम सुना था जिसे क्वांटा या फोटॉन कहा जाता है। उम्मीद है आपको जरूर याद आ जाता है। इसीलिए कभी कभी परीक्षा में ये पूछ दिया जाता है कि क्वांटा या फोटॉन का सिद्धांत क्या है, तो आप विचलित न होइए। क्वांटम नहीं कहा जा रहा है, क्वांटम एक अलग चीज है जो आप पहले से जानते हैं, तो आप जानिए यही पूछा जाता है, ठीक है? क्योंकि किताब में इसी नाम से है, तो आपको इसलिए बता दें। क्लियर हो गया? अब सुनिए, आपने क्या पढ़ा था? आपने ये पढ़ा था कि प्लैंक ने कहा था कि सूर्य से उत्सर्जित होने वाला विकिरण, सुनिए आराम से, कोई कठिन नहीं, बार आप वीडियो बनी रहा है, आप चाहेंगे तो घर जाके लिख भी लेंगे, लेकिन समझ लेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। आपने कहा था या लिखना लिखते हुए आपने कहा था कि ये जो सूर्य है, उस सूर्य से जो उत्सर्जित होने वाला विकिरण है वह हल्के द्रव्यमान में कणों के रूप में चलता है। और ये जो उत्सर्जित होने वाले कण हैं, इन कणों को हम क्वांटा या फोटॉन कहते हैं, राइट? और इन उत्सर्जन से जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, वह ऊर्जा इन कणों की आवृत्ति के समानुपाती है। ये है आपका प्लैंक का सिद्धांत, जो अभी कुछ देर पहले देखे उनका यूज हो रहा था। अब बताइए कहाँ दिक्कत आएगा? ये है आवृत्ति, इसे न्यू पढ़ा जाता है ग्रीक भाषा में, सही है? तो फिर से सुनिए, प्लैंक ने बताया कि सूर्य से उत्सर्जित होने वाला विकिरण हल्के द्रव्यमान के कणों के रूप में चलता है, जिन्हें हम क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। और इनकी जो ऊर्जा है वह उन उत्सर्जित कणों, राइट है, या तरंगों, क्लियर हो गया, कि आवृत्ति के समानुपाती होता है। तो अब बताइए, बराबर करेंगे तो किससे? तो इन प्लैंक महोदय के सम्मान में इस स्थिरांक का नाम h है। तो h जहाँ कहा गया कि जहाँ h एक कांस्टेंट है और इसका नियतांक अभी बताया, तो E is equal to h सवाल है बेटा, where E is equal to एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी या उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा, h है प्लैंक कांस्टेंट 6.62 और बेटा वो आवृत्ति है, यानी फ्रीक्वेंसी, ठीक है? अब बेटा आपको पता है, आपने तरंग के चैप्टर में प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि तरंग जब भी माध्यम में एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो एक चाल से जाती है, और एक चक्र में वो जितनी दूरी तय करती है और एक सेकंड में वो जितनी कंपन करती है, और आप पढ़े हुए हैं कि इनमें संबंध भी पढ़े ना। तो अगर हमको आवृत्ति न दिया रहे सवाल में, तब हम क्या करेंगे? इस सूत्र का अप्लाई करेंगे। अब आओ, तो यहाँ लिख देते हैं कि हम जानते हैं, तो भी
यही कि चार बराबर आवृत्ति पूरे तरंग है ना बेटा? यस सर। तो बताओ ये कौन चल रहा है? प्रकाश चल रहा है ना? यस सर। और आप जानते हो कि प्रकाश की चाल को हम लोग और कितना होता है बेटा? अभी हाल ही में बता रहे हैं। तो बेटा बताओ, अब हम घी के जगह लिख दिए शी, लिख दिए ना? क्योंकि ये तरल की चाल है, ये प्रकाश की चाल है। कंफ्यूजन? और वो भी आपके जेब में स्टोर है। आप समझे गए कि ये भी हमको सवाल में ये हम अच्छा समय से सुनते जा रहे हैं। और अगर वो ये जो आवृत्ति है उसको यहाँ प्लैंक साहब न्यू कह रहे हैं, और बोलो ये न्यू, और अब बोलो तरंग हो गया। तो आप बताओ क्या हम न्यू बराबर शी बाई लैम्डा लिख सकते हैं? इसका मतलब कि इसी सूत्र को आप बताओ क्या हम E इज इक्वल टू hc लिख सकते हैं? यस सर। कहाँ लिखते हैं? नो सर। तो बेटा अगर आपको आवृत्ति दिया रहेगा आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए, और वेव लेंथ दिया है, वेव लेंथ माने ये ऊपर दोनों वाले आपके जेब में हैं। अगर एनर्जी बताओ तो वेव लेंथ निकल जाएगी। समझे नहीं? क्या दिक्कत? दिल्ली पूछ दिया तो उसका भी पीछे बता के अब कोई डाउट? लिखिए, अगर लिखना है तो बिल्कुल लिखा है, जो भी बोले प्लान के अनुसार उत्सर्जित विकिरण क्वांटा या फोटॉन के रूप में निकलता है। जिसकी ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। अब आगे शब्द दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी the radiant energy of emitted in the form of quanta or photon. And its energy is directly proportional to its frequency. हाँ बेटा, हो जाए तो जल्दी से बताना। हो गया बेटा? अब तो हो जाए तो फट से जोड़ दिए। आप बोलो कोई डाउट्स तो नहीं आया? चलिए अब आ जाओ बेटा आइंस्टीन के थ्योरी में। आओ देखो बेटा, आइंस्टीन का
आइंस्टीन थ्योरी। बेटा आपने आइंस्टीन की भी थ्योरी बहुत पहले से सुनते आ रही हो और आपने यही सुना है कि आइंस्टीन ने बताया कि हम द्रव्यमान सुनो कठिन नहीं क्या बेटा ऊर्जा में और द्रव्यमान में कन्वर्ट ऊर्जा को हाँ अब ध्यान देना क्योंकि ये बताने के बाद जिस थ्योरी में जा रहे हैं वहाँ अब तक जितनी बात सुनाई गई कुल यूज होने जा रही है, इसलिए मैं बड़ा आराम से ब्रेक ब्रेक देके बोल रहा हूँ। तो मैं प्रमाण भी दे देता हूँ तो आपको याद रहे। जैसे आप देखो आपने से सभी बच्चों ने फोटोसिंथेसिस का नाम सुना। प्रकाश संश्लेषण। और आपने यही पढ़ा होगा कि पौधे अपनी पत्ती में उपस्थित जो स्टोमेटा होते हैं उनसे वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं और अपनी जड़ों से जल और शोषित करके अपनी क्लोरोफिल को दे देते हैं। और जैसे ही सूर्य का प्रकाश आपत्ति तो होने लगता है, अब इनके 6 मालिक्यूल और इनके भी 6 मालिक्यूल आपस में सिंथेसाइज होकर अपने कार्बोहाइड्रेट के एक अणु का निर्माण करते हैं और इसके बदले में 6 अणु ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। यानी कि वायुमंडल से जितना CO2 लिया देखिए उतने ऑक्सीजन रिलीज कर दिया। देखिए कितना बैलेंस कर रहा है। और अब जो ये बना हुआ पदार्थ इसका भोजन कहलाता है। और यह इस भोजन को स्टार्च के रूप में एक एक शब्द पर मैं धीमा धीमा बोल रहा हूँ, माइंड में बैठाइएगा। स्टार्च के रूप में वह इकट्ठा कर लेता है। यही काम आप भी करते हो, लेकिन ये काम आप सूर्य के प्रकाश से नहीं करते। और आप इस भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं। और आपकी जो स्टोरिंग है वह स्टोरिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के रूप में है। और यही काम पौधा भी करता है। स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है। ध्यान से तो बताइए, अब आप जरा सा पहले पौधे को लेके देखिए। बताइए पौधा का एक बिया बोया गया था, बीज। अब उस बीज को जब आपने बो दिया तो देखिए उसी बीज से उधर देखिए नीम का पेड़ तैयार है। आज वो पेड़ बीजे इतना वजनी और उसी जैसा है या विशाल हो गया? और उसमें बताओ मास स्टोर होता जा रहा है। अब आप शायद समझ गए ना कि वो ऊर्जा को द्रव्यमान में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये देखो कन्वर्ट हो रहा है नहीं? बताओ आप ही पैदा हुए थे तो पहले पिता और माता ने अंडज दिया था। अंडज से पिंडज बने और पिंडज से स्टोर होते होते आज आप कोई इसमें 18 वर्ष का हो गया है, कोई 19 वर्ष का हो गया है। और आज आपकी बॉडी बताओ अब केवल तरंग के रूप में है या मास होल्डर है? और कोई 40 किलो का है, कोई 50 किलो का है। ये देखो मास में स्टोर। इसका मतलब कि सूर्य से अगर तरंग चली थी तो वो रेडिएंट एनर्जी आके बोलो मास में टर्न हो गई। अब चलो जरा दूसरा एक्सपेरिमेंट करो। अब मतलब बताओ लकड़ी ले लिए चाहे किसी पौधे के लिए, अब बताओ इसको बॉन्ड करें तो फिर से ये रेडिएंट एनर्जी रिलीज करता है कि नहीं? करता है ना? कि नहीं करता है? अब सुनना एक एक शब्द को, मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ।
तो देख बताओ अगेन ये एनर्जी रेडिएट करता है, इमिट करता है, और वो ऊर्जा से आपको रेडिएंट एनर्जी मिलती है। मिलती है ना? लेकिन अब हमने उदाहरण दिया लकड़ी का, तो देखिएगा लकड़ी को ले लीजिए। अब हमने लकड़ी को जलाने से पहले तौल लिया, मान लो वो लकड़ी का द्रव्यमान कितना, 10 किलो। अभी मैं एक सवाल बोलूंगा जिस तरह से न्यूमेरिकल में आएगा, बोलो क्लियर हो गया? पूछो कोई डाउट है? बताना। अब तुम लकड़ी को जला रही है, तो सब लोग जानते हो केमिस्ट्री में 1000 बार कहा है कि ठोस ईंधन का पूर्णतया दहन नहीं होता। तो लकड़ी जला दोगे तो देखना जलने के बाद आग बुझा भी जाएगी, तो देखना अवशेष बच जाएगा। अब हमने उस जिसे तुम लोग कोयला कहते हैं, लकड़ी का कोयला, और देखे हो वो फिर से जलता है, तो जरा माइंड करना। अब हमने इस लकड़ी को जला दिया, जलाने के बाद जो अवशेष बचा, उस अवशेष को हमने वेट किया, तो हमको ये वेट करने पर कितना मिलेगा? तो बताओ ये मास M1, यानी ये मास था जब द्रव्यमान के रूप में टोटल एनर्जी कंजर्व थी। कंफ्यूजन? और ये तभी है जब उसमें से मास में से एनर्जी निकल गई। यही ना लकड़ी जला के फिर खाना बनाए हो, अच्छा याद करते हो, तो बोलो अब ये 6 किलो हो गई। बताओ मास में कितने का लॉस किया? जैसे ये बोल रही है बाकायदे वैसे ही नकल करो, बोलो। बताओ 4 किलो का जो है लॉस लिया। अब आइंस्टीन कहते हैं कि E = अब बताओ लॉस गया 4 किलो, प्रकाश की अब इसको हल कर दिए इतना जूल, जूल देखो रेडिएंट एनर्जी निकल गई। तो बोलो मास ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई कि नहीं? और उसके पहले बोलो ऊर्जा कन्वर्ट। पक्का समझ में आ गया? तो इस तरह बताओ अब इसका फार्मूला बनाना हो, तो बन गया समस्या। अब तुमसे एग्जामिनर ने कह दिया या तुम्हारे न्यूमेरिकल में सवाल आ गया कि बेटा ये एक कैंडी है, देख रहे हैं ना कैंडी, पता है ये कैंडल 10 ग्राम का है, और जब इसको जलाया जाता है तो इसके जलने के बाद जो शेष हिस्सा बच जाता है उसे बुझा दिया जाता है, और अब इसका द्रव्यमान जलने के बाद 4 ग्राम शेष बचता है। तो बताओ इसके जलने से निकलने वाली रेडिएंट एनर्जी कितनी है? मुझे उम्मीद है कि आप जान गए कैसे लगा। अर्थात यही बात अगर तुम अब अपने बॉडी पे ले लो, तुमने देखा होगा कि अगर कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है, तो तुमने देखा होगा वो बच्चा बीमारी के बाद उठता है 4 दिन 6 दिन 10 दिन 12 दिन के बाद, तो उसका चेहरा पहले से दुबला पतला हो जाता है। और तुमने देखा होगा तुम खुद भी कभी न कभी बीमार हुए होंगे, तो देखना अगर बीमारी हो गई हो तो तुम उस बीमारी के दौरान कुछ नहीं खाते पीते हो, क्योंकि बायोलॉजी का पीरियड नहीं, इसलिए मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने फिजिक्स पे ही कंट्रोल कर रहा हूँ। तो बेटा आपने देखा होगा आपका शरीर दुबला पतला हो जाता है, कोई देखते ही क्या कहता है बीमार थे क्या? क्यों कहता है? क्योंकि आप बीमारी के पहले आपका बॉडी वेट 40 किलो था,
और बीमारी से उबरे हो और 30 किलो हो गया है, तो 10 किलो जो मांस के रूप में तुम्हारे शरीर में लॉस गया, वही 10 किलो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। और जितना दिन तुम बाहर से खाना नहीं ले रहे थे, उतना दिन तक वो तुमको एनर्जी दे रहा था। यानी कि मांस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। यही बात समझ में? यही आइंस्टीन कह रहे हैं। अब तो प्रॉब्लम नहीं ना है। तो आइंस्टीन के प्रिंसिपल को तो समझी गई, एक लाइन का प्रिंसिपल है कि आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा हो गया। अब चलो 1 मिनट का और काम करके ताकि ये सेपरेशन होती है। डी ब्रॉगली का अच्छा नोमेनक्लेचर क्लियर हो गया ना बेटा? लगा सकते हो आराम से। डी ब्रॉगली का द्वैत परिदृश्य dual principle या dual nature principle of de Broglie's dual nature चलेगा। अब आप देखो अब तक प्रकाश की प्रकृति के बारे में जितने सिद्धांत तुमने सुने, तुमने देखा बेटा उसमें दो जगह दो बातें आ रही हैं। एक लोग कह रहे हैं कि प्रकाश कण या द्रव्यमान के रूप में चल रहा है, और हाइगेंस हुआ अन्य कह रहे हैं कि तरंग के रूप में चल रहा है। बहुत आराम से सुनना तो बहुत अच्छे से पहुंच जाओगे टू लेयर नेचर। अब फिर मैं प्रूव कर दूंगा, मतलब सही हो गया? कोई डाउट? तो अब हम क्या पा रहे हैं कि कई ऐसी चीजें हैं जो कण के ही द्वारा एक्सप्लेन हो रही हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो तरंग के द्वारा एक्सप्लेन हो रही हैं, कण से नहीं हो रही हैं। तब एक साइंटिस्ट आया डी ब्रॉगली, उसने अब तक दिए गए सभी सिद्धांतों को स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद उसने जब अपना प्रिंसिपल दिया तो उसने क्या कहा कि हर एक कण में तरंग की प्रकृति होती है। हम भी तरंग है, तुम भी तरंग, ये मार्कर से मारो ये भी तरंग, राइट है? बोलो हाँ, 2-3 मिनट में आ जाओ। चलिए बेटा बात समझ में आ रही है? हम भी तरंग हैं, तुम भी तरंग हो। यानी कि हम अगर मार्कर से तुम्हें मारे तो ये तरंग ही जा रही है। इसका मतलब तरंग आ रही है तो वो द्रव्यमान ही आ रहा है। और सोचो तो अनुभव करो ना, मुंह की हाथ पे आगे मुंह रख के फूंक मारोगे ना, देखो कुछ हो रहा है, कुछ टकरा रहा है? तरंग तो नहीं टकराती। याद करो तो मैं इलेक्ट्रॉन की खोज में भी यही कहा गया था कि कैथोड किरण को ही इलेक्ट्रॉन कहा गया। सही है जी? अब आप देखो इस बात को। अब तुम जरा सा इस तरह देखो, जैसे तुम सब बच्चे यहाँ बैठे हुए और मैं तुम में से किसी के पास अचानक जाऊं तो तुम में से हर किसी को बैठे बैठे अपने सरफेस पर लगेगा कि कोई आंच आ रही है। राइट है? अभी जब खाली हो जाना तो एक दूसरे के सर पे ऐसे हाथ रखना, तो देखना जैसे लगेगा इसमें से कुछ चीजें आंच के रूप में निकल के आके यहाँ टकरा रही है। अंडरस्टूड? बात बैठ रही है? माइंड करो बात। इसी तरह से तुम यहाँ लकड़ी जला दो, आग जलाओ, तो देखना अगर पास में रहोगे जैसे लगेगा आंच आके हमको धक्का मार रही है, तो लपट बर्दाश्त नहीं होगा।
बोलो पीछे ढकेलते हैं। नहीं ऐसा होता ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर एक दूसरे के पास जाए तो उसके शरीर में होने वाली जो हलचल है वो अचानक कंट्रोल होने लगती है और वह अपने पास दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति को तरंग के रूप में अनुभव करने लगता है। होता है या नहीं होता है? जैसे अभी तुम बैठो मैं पीछे से धीरे से आऊं तो अचानक तुमको लगेगा पीछे कोई है जबकि तुम देख नहीं रहे। अंडरस्टूड मी? अभी मैंने अनुभव करवाया कि हाथ रख के देखो मार के, सबको अनुभव हुआ। तो इसलिए इन्होंने यही कहा कि भाई कण जो है यानी कि जो तरंग है वो द्रव्यमान के ही रूप में होती है, अर्थात हर वस्तु में द्रव्यमान है क्योंकि बिना द्रव्य कोई भी द्रव्य है तो द्रव्यमान को रखेगा और वो द्रव्य तरंग के रूप में होती है, अर्थात प्रकाश की एक प्रकृति नहीं दो प्रकृति होती है, वह कण और तरंग दोनों। बोलो बात समझ में आई? और इस बात को उन्होंने प्रूव करने के लिए आइंस्टीन की थ्योरी दी है। करे भाई देखो E = H, अभी मैंने किया तो बोलो H, बोलो न्यू बराबर C बाय बताओ बेटा प्रॉब्लम। और अभी पढ़े वो आइंस्टीन की थ्योरी कि E को मास में कन्वर्ट करते हैं तो बोलो E = अब बताओ एक प्रकाश की चार्ज बोलो mc। अब जरा देखो बताओ इसके पास मास भी है दोनों नेचर को प्रूव कर रहा है। बताओ द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग बताओ ये क्वांटा का मोमेंटम हो गया संवेग को पीछे छोड़ द्रव्यमान गुणे वेग बराबर संवेग तो इसका संवेगित होना बिना कण के द्रव्यमान के पॉसिबल नहीं है और वेवलेंथ को करना बिना तरंग के पॉसिबल नहीं है। अतः बताओ ये दोनों नेचर शो कर रहा है ये डुअल। अब बोलो क्या प्रॉब्लम आ गया सबको समझ में?